दोस्तों बिहार रेजिमेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार रेजिमेंट की, जो भारतीय सेना की एक अभिन्न अंग है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिमेंट है, जिसने ना जाने अपने एस्टैब्लिशमेंट के बाद कितने सारे वॉर्स देखे, कितने सारे सफलताएं पाई, इनके हजारों पराक्रम और वीर गाथाएं हैं। सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। अभी रिसेंटली आपको पता होगा, इंडिया चाइना बॉर्डर पर LAC के अराउंड वहाँ पे इंडिया चाइना के बीच में क्लैश हुआ और हमारे 20 जवान शहीद हो गए, और उस 20 जवानों में से 13 जवान हमारे बिहार रेजिमेंट के थे। ठीक है, वजह से हमारे लिए जानना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार रेजिमेंट की हिस्ट्री और उससे जुड़े जो भी तथ्य हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, सब कुछ। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा बिहार रेजिमेंट के बारे में सब कुछ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं बिहार रेजिमेंट की एस्टैब्लिशमेंट की। बिहार रेजिमेंट की एस्टैब्लिशमेंट से आपको पहले समझना होगा इंडियन आर्मी की एस्टैब्लिशमेंट, और इंडियन आर्मी की एस्टैब्लिशमेंट से पहले आपको समझना होगा कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है, बेसिकली वही इंडियन आर्मी बन चुकी थी आज़ादी के बाद। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का गठन हुआ 1895 में। उससे पहले जो आर्मी हुआ करती थी वो जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, इस तरह की जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उनकी आर्मी हुआ करते थे। वहाँ पे आर्मी की टुकड़ी हुआ करती थी। नेशनल लेवल पर एक आर्मी नहीं थी। तो 1895 में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी नाम से एक आर्मी संगठन की शुरुआत की। ये जितने भी प्रेसिडेंशियल आर्मी टुकड़ी थे इन सबको मिला करके। ठीक है, और उसके बाद 1941 में आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939-1938 के अराउंड शुरू हो चुका था। तो जब ज़रूरत पड़ी उन्हें काफ़ी सेना की, तो उन लोगों ने काफ़ी सारे नए लोगों को रिक्रूट किया और उसी बीच बनाया 1941 में बिहार रेजिमेंट। बिहार रेजिमेंट का एस्टैब्लिशमेंट कैसे होता है दोस्तों? जो 18th टेरिटोरियल बटालियन थी वो और 19th हैदराबाद बटालियन को मिला दिया गया और कुछ नए बटालियंस खड़ा किए गए, और इन सारे बटालियंस को मिला करके बनाया गया बिहार रेजिमेंट। और इस बिहार रेजिमेंट का सेंटर रहा दानापुर। इससे पहले जो भी इस एरिया के लोगों को रिक्रूट किया जाता था वो बेसिकली बैरकपुर में रहा करते थे। बैरकपुर कैंटोनमेंट जो थी पहले हुआ करती थी, लेकिन मेनली जैसे ही ये 1941 के बाद बिहार रेजिमेंट का फॉर्मेशन हुआ तो दानापुर में एक काफ़ी बड़ी कैंटोनमेंट खड़ी गई। और आज जो दानापुर कैंटोनमेंट है वो देश का दूसरा बड़ा कैंटोनमेंट है कानपुर के बाद। लगभग यहाँ 28 से 29 हज़ार लोग रहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरह से 11th टेरिटोरियल बटालियन, 19th हैदराबाद बटालियन और कुछ नए बटालियंस को साथ ला करके बिहार रेजिमेंट की स्थापना 1941 में कर दी गई। और एट प्रेजेंट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2020 में लगभग 23 बटालियंस हैं इस रेजिमेंट के अंदर। आई होप आपको पता होगा कि एक रेजिमेंट के अंदर कितने बटालियंस होते हैं। इसकी कोई मतलब इस तरह से हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 20 बटालियंस रखने हैं, 25, 30, 35, पर अभी बिहार रेजिमेंट के अंदर 23 बटालियंस हैं। ठीक है, और इस बटालियंस के अंदर काफ़ी सारे आपको पता चलेगा प्लाटून होते हैं, सेक्शंस होते हैं, काफ़ी सारे चीज़ होते हैं। ठीक है, रेजिमेंट के ऊपर आपको पता होगा डिवीजन्स होते हैं। ठीक है, तो वो अलग की बात है कि किस तरह से आर्मी का स्ट्रक्चर है। अभी हमारा फोकस है बिहार रेजिमेंट के ऊपर से। तो 23 बटालियंस हैं जिसके अंदर अभी 4 राष्ट्रीय राइफल बटालियन है। 4 राष्ट्रीय राइफल बटालियन। आई होप आपको पता होगा राष्ट्रीय राइफल बटालियंस क्या होते हैं। वो बेसिकली इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए उनकी, ठीक है, हेल्प ली जाती है। जैसे सपोज जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में कहीं भी विद्रोह हो जाता है, ठीक है, स्टेट सरकार के खिलाफ या भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह हो जाता है विद इन द कंट्री कहीं पर, तो उस तरह के इंसर्जेंसी या कहीं कोई रायट हो जाता है तो वहाँ पर ये राष्ट्रीय राइफल लोग जा करके और अपनी सेवा देते हैं बेसिकली। तो 4 राष्ट्रीय राइफल बटालियन है इस रेजिमेंट के अंदर और 2 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन है। टेरिटोरियल आर्मी बटालियन आई होप आपको पता होगा कि ये एज अ बैकअप काम करते हैं इंडियन आर्मी के जो भी फोर्सेस हैं, कि जब भी फोर्सेस की कमी होगी, ठीक है, ये ट्रेंड लोग होते हैं बेसिकली, ये बैकअप होते हैं, ये अपने घर में ही रहते हैं। साल में 2-3 महीने की इनकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको आई होप टेरिटोरियल आर्मी के बारे में आपको पता होगा, जिसमें धोनी है, जिसमें अभिनव बिंद्रा हैं, ठीक है, जिसमें सचिन पायलट हैं। ये सब लोग टेरिटोरियल आर्मी में ही हैं। खैर इनकी ऑनरी पोस्ट है वो अलग बात है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी की एक बटालियन अलग होती है। तो 2 टेरिटोरियल आर्मी के बटालियन है इस बिहार रेजिमेंट के अंदर, 4 राष्ट्रीय राइफल है और बाकी सब जो जनरल होती हैं नॉर्मल रेगुलर बटालियंस इन्फेंट्री की, वो है। तो आई होप आपको बिहार रेजिमेंट का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब जो इस बिहार रेजिमेंट है इसकी इंसिंगिया है द अशोका लायन। अशोका लायन आपको पता है, अशोका हमेशा से ही, अशोका और अशोका चक्र जो 3 लायंस होते हैं, ये सब लोग शांति के प्रतीक हैं। अशोका हमेशा से धर्म धम्मा जो वो स्थापित करने के लिए बाहर निकले थे, ठीक है, कलिंगा वॉर के बाद, तो उन्होंने शांति का प्रचार किया था। तो बेसिकली ये जो इंसिंगिया अशोका से जो भी रिलेटेड होते हैं वो शांति का ही
संदेश देते हैं। और जो बिहार रेजिमेंट की मोटो है वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही धर्म है। ये बचपन से हम अपने स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं कि कर्म ही धर्म है। और इनकी जो वॉर कराई है, जो ये युद्ध में चिल्ला करके अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को ये जो मोटिवेट करते हैं या फिर पहचानते हैं, तो वो इसी वॉर कराई से पहचानते हैं, जो कि है जय बजरंगबली या फिर बिरसा मुंडा की जय। यही दो वॉर कराई वो लोग करते हैं युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में, जिससे वो पहचाने जाते हैं कि ये मेरे ग्रुप का आदमी है, ये मेरे रेजिमेंट का आदमी है, ठीक है। और उसे या तो मदद की ज़रूरत है या फिर उसने कुछ सक्सेस हासिल की है। इस तरह की चीज़ें होती हैं इन कोडिंग से। अब बात करेंगे मेजर पार्टिसिपेशन बिहार रेजिमेंट की, कहाँ कहाँ किस किस युद्ध में या क्लासेस में पार्टिसिपेट किए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि 1941 में बिहार रेजिमेंट की गठन हुई थी, तो सबसे पहला जो इन्होंने बिहार रेजिमेंट ने वॉर देखी, वो देखी बर्मा कैंपेन। बेसिकली आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जो ब्रिटिश, चाइना, यूएसए, यूके, ये सब एक तरफ एलाइड पावर थे, एक तरफ जापान वगैरह थी, ठीक है। तो जापान का बेसिकली कंट्रोल था थोड़ा बहुत बर्मा के ऊपर, और वो बर्मा के जो इंडिपेंडेंस के लिए वो लोग लड़ रहे थे जापान। तो जापान और बर्मा की एक तरफ सेना थी और दूसरी तरफ सेना थी ब्रिटिश की, ठीक है, चाइना की, यूके के, यूएस की, वो लोग सब जापान से बेसिकली लड़ रहे थे। तो इसी बीच ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ने के लिए बिहार की जो रेजिमेंट थी, फर्स्ट बटालियन जो उस वक्त गठन हुआ था, उसे भेजा गया। और आपको पता होगा कि इसी वक्त में आज़ाद हिंद दास्ता नाम का फौज का गठन किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, जो बेसिकली बर्मा कैंपेन में हेल्प कर रहा था जापान को, ठीक है। यानी बर्मा के इंडिपेंडेंस के लिए वो हेल्प कर रहे थे उधर से। और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज नाम की गठन की थी सुभाष चंद्र बोस ने। बेसिकली वो 1943 में मोहन सिंह ने गठन किया था, फिर उसे बैन कर दिया गया, तो रास बिहारी सिंह ने सौंप दिया उस आज़ाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस जी को, और सुभाष चंद्र बोस जी ने रिवाइव किया और आज़ाद हिंद फौज का गठन हो गया, जो कि बेसिकली हेल्प कर रही थी बर्मा की आज़ादी को लेकर के। और आपको पता होगा कि ऑलरेडी सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया, जो उन्होंने एक सरकार बनाई थी सिंगापुर में ही, ठीक है, जापानीज एरिया जो कंट्रोल्ड एरिया थी सिंगापुर में, वहाँ से वो कंट्रोल करते थे इस सरकार को। और लगभग 9 से 10 देश ने इस बात को रिकॉग्नाइज कर लिया था कि भारत की जो सरकार है यही है, सुभाष चंद्र बोस ही कंट्रोल कर रहे हैं भारत सरकार की, यानी ब्रिटिशर्स की हुकूमत को वो लोग पत्ता नहीं देते थे उस वक्त। तो आई होप आपको उस वक्त की हिस्ट्री थोड़ी पता होगी, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं इतना ही बता सकूँगा कि बर्मा कैंपेन, जब बर्मा के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे, बर्मा पे कंट्रोल चाहते थे, उस वक्त फर्स्ट बटालियन बिहार को इस्तेमाल किया गया था सेना में। तो उस वक्त इनको बैटल ऑनर मिला था इसके लिए, ठीक है। दूसरी बार जो है ऑयल ऑपरेशन जीपर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया बिहार रेजिमेंट के सेना ने, ठीक है, जो माल्या और सिंगापुर, ऑब्वियसली फिर मैंने वही बात बताई, सिंगापुर का एरिया जो है या फिर माल्या पेनिनसुला जो है, ठीक है, वो बेसिकली जापान के कंट्रोल में था और उसको चाहती थी ब्रिटिश की वो कंट्रोल में अपने ले ले, ठीक है। तो उसको, उस एरिया को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन जीपर शुरू की थी और उसमें बिहार रेजिमेंट के 2nd बटालियन का इस्तेमाल किया गया था। इन लोगों के ये जो सेना की टुकड़ी थी ये वहाँ पे गई थी इस चीज़ को, ऑपरेशन जीपर को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट लड़ाई जो आज़ादी के बाद हुई, बेसिकली आप वो समझिएगा। अब आज़ादी के बाद जब भारतीय सेना बन गई 1947 के बाद, तो सबसे पहले युद्ध जो हुई हमारे 1947 में ही कश्मीर वैली में पाकिस्तान के साथ हुई, और उसमें भी बिहार रेजिमेंट के सेनाओं ने अपना योगदान दिया। जो दूसरा बड़ा युद्ध हुआ फिर से पाकिस्तान के साथ ही हुआ 1965 में, ठीक है। बिहार ने बेदौरी नाम की एक जगह है हाजी पीर पास, जो पीर पंजाल रेंज में पड़ती है, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के, ठीक है, रास्ते में पड़ती है वहाँ पे कहीं। तो उस एरिया को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है, और वहाँ पर बेदौरी नाम के जगह को कैप्चर कर लिया। और इंडिया पाकिस्तान के जो 1965 का वॉर था उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन इन्होंने बिहार रेजिमेंट के सेनाओं ने दिखाया। उसके बाद इंडो पाकिस्तान वॉर जो 1971 में हुआ, उसमें भी बिहार रेजिमेंट की 6th, 7th, 10th और 11th बटालियन ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद 1999 में कारगिल वॉर में लगभग 10,000 सेनाओं ने बिहार रेजिमेंट से जाकर के वहाँ पे पार्टिसिपेट किया उस वॉर में। और भी काफ़ी सारे वॉर हैं। और अभी आपको रिसेंटली आपको पता ही होगा कि 2020 में इंडिया चाइना LAC कन्फ्लिक्ट हुई, और वहाँ पर भी बिहार रेजिमेंट के 15th और 16th बटालियन 16th और 12th बटालियन वहाँ पे तैनात थी अभी, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2008 में जो मुंबई ब्लास्ट हुआ था उसमें भी बिहार रेजिमेंट के सेनाओं ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। और 2016 में जो उरी में हुआ था हमला वगैरह, तो वहाँ पर भी उस हमले को कंट्रोल करने के लिए लगभग 15 से ज़्यादा सेनाओं ने अपनी शहादत दी थी, जो कि बिहार रेजिमेंट से थे,
ठीक है। इसे और मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो बिहार रेजिमेंट की सेना है, इन्होंने यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग मिशन जो होती है, जो किसी देश में शांति स्थापित करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने पीस कीपिंग मिशन शुरू करके रखा है, तो उसके लिए वो दूसरे दूसरे देशों से सेना को ले जाती है और वहाँ पर तैनात करके रखती है। तो बेसिकली इस यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी बिहार रेजिमेंट ने कंट्रीब्यूशन दिया है। तो उस वक्त बेसिकली मैं इसके बारे में बता सकता हूँ 15 बटालियन बिहार रेजिमेंट की वहाँ पर पीस कीपिंग के लिए सोमालिया और कॉन्गो में गई थी। तो अब जो अवार्ड्स की बात करते हैं बेसिकली कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं इनके पराक्रम के लिए बिहार रेजिमेंट को, तो देखिए बिहार रेजिमेंट अभी तक 3 अशोक चक्र जीत चुका है। अशोक चक्र आई होप आपको पता होगा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड है सेना में पीस टाइम के लिए। यानी वॉर फील्ड के अलावा अगर आप अपनी सेल्फ सेक्रीफाइस देते हैं या अपने साहस का पराक्रम का परिचय देते हैं, जिससे किसी की जान बताते हैं, किसी सोसाइटी का हेल्प करते हैं, किसी भी तरह के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुंबई ब्लास्ट हुआ जो था, तो मुंबई ब्लास्ट में जो हुआ था और उसके बाद जो सेना का कंट्रीब्यूशन रहा था बिहार रेजिमेंट का, उसके लिए उन्हें अशोक चक्र भी दिया गया था। बेसिकली उनका नाम था, आप देख सकते हैं, मेजर संदीप अन्नी कृष्णन, जो 7th बिहार बटालियन से थे। ठीक है, उन्हें ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो आई होप आपको पता होगा इन सब चीज़ के बारे में। जो मुंबई ब्लास्ट हुआ था उसके बाद आतंकियों को पकड़ने के लिए आतंकियों से मुठभेड़ में, ठीक है, जिनकी जान चली गई थी, लेकिन उसके बाद इन्हें अशोक चक्र दिया गया था, मेजर संदीप उन्नी कृष्णन को। दूसरे जो हैं वो कर्नल शांति स्वरूप राणा है, इनको भी दिया गया था 1997 में ही, और 1994 में कर्नल हर्ष उदय सिंह गौर को भी दिया गया था अशोका चक्र। ये अशोका चक्र मैंने आपको बता दिया पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, अवे फ्रॉम बैटल फील्ड से अलग, आप अपने विद इन द टेरिटरी कहीं पे कुछ भी काम करते हैं, बेहतर काम करते हैं सेना में होने के नाते, तो आपको ये दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये सेना अवार्ड है पीस टाइम के लिए सबसे हाईएस्ट, और सबसे हाईएस्ट वॉर फील्ड में कौन सी अवार्ड दी जाती है? परमवीर चक्र। खैर वो परमवीर चक्र अभी बिहार रेजिमेंट को नहीं मिला है, लेकिन महावीर चक्र मिला है, जो सेकेंड हाईएस्ट है वॉर फील्ड में दी जाने वाली, ठीक है, जो अवार्ड है वो मिली है। तो वो मिली है गुरजेंद्र सिंह सूरी को मिली है। और एक लोग हैं, 2 आदमी हैं जिनको महावीर चक्र मिली है, मैं उनका नाम लिखना भूल गया हूँ। और आप देख सकते हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल भी 6 मिली है, कृति चक्र भी 12 मिला है, अति विशिष्ट सेवा मेडल भी 11 मिला है। ठीक है, वीर चक्र 15 मिला है, शौर्य चक्र हमारे पास 46 है बिहार रेजिमेंट के पास। तो काफ़ी सारे अवार्ड्स बिहार रेजिमेंट के खाते में है, क्योंकि इन्होंने अपने पराक्रम का परिचय दिया है हर वक्त और हर जगह हर मिशन में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बर्मा कैंपेन में पार्टिसिपेट किया था बिहार रेजिमेंट में, तो उन्होंने बैटल ऑनर उन्हें मिला हाका का। बैटल ऑनर और थिएटर ऑनर होता है, आई होप आपको ये भी पता होगा बैटल ऑनर और थिएटर ऑनर क्या होता है। कि जब आप किसी बैटल में जाते हैं, किसी युद्ध में जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और आपकी पूरी टुकड़ी अच्छा परफॉर्म करती है, वहाँ पर अपनी लोहा मनवाती है, तो पूरी टुकड़ी को ये एक अवार्ड दिया जाता है बैटल ऑनर। इसी तरह से थिएटर ऑनर भी दिया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारे जो बैटल ऑनर थिएटर ऑनर्स हैं, ठीक है, थिएटर ऑनर बर्मा, थिएटर ऑनर ईस्ट पाकिस्तान 98, बैटल ऑनर बटालिका। बेसिकली आप अगर किसी टेरिटोरियल एरिया पर विजय हासिल कर लेते हैं तो आपको बैटल ऑनर और थिएटर ऑनर दिया जाता है, ठीक है, एज ए रेजिमेंट, एज ए टुकड़ी। इंडिविजुअल को ये बैटल ऑनर और थिएटर ऑनर्स नहीं मिलते, इंडिविजुअल को वैसे गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो ये बेसिकली देख सकते हैं, ये मेरे फादर के मेडल्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे लगा के रखा है दिखाने के लिए। ये दिखा सकते हैं उनकी सियाचिन में सब करने की मेडल है, जो बिहार रेजिमेंट से हैं। तो किस तरह के मेडल्स उन्हें मिलते हैं, ये कश्मीर वैली में सब करने के लिए मिला है, ये लॉन्ग सर्विस, और ये जो किनारे आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, ये देखिए मैंने बड़ा करके यहाँ पर दिखाया है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन, जो सोमालिया और कॉन्गो में, ठीक है, कंट्रीब्यूशन रहा बिहार रेजिमेंट का, उसके लिए उन्हें ये बैच मिला। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है बैच, ये 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस की हर टुकड़ी के ऊपर होता है, किसी भी सेना के ऊपर होता है, 50 साल पूरा करने की आज़ादी के। उसके बाद इसमें काफ़ी, ये वाली जो सेकेंड वाली आप देख रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के लिए बिहार रेजिमेंट को दी गई है, जो लोग उस वक्त उसमें पार्टिसिपेट किए थे, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो ये सारे मेडल्स हैं जो बिहार रेजिमेंट को मिले हैं उनके बैचेज की। और ये डिपेंड करता है कि और लोग भी कहाँ पे पार्टिसिपेट करें। जैसे कोई अगर अभी जो इंडिया चाइना क्लास में अगर वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, ठीक है, तो उसे अब वहाँ पे बैच एक मिल जाएगी इंडिया चाइना में जो पार्टिसिपेट किए हैं उन लोगों को, इंडिया चाइना LAC के, ठीक है, कुछ भी एक इस तरह की ही बैच यहाँ पे लग जाएगी कि उनकी पार्टिसिपेशन रही थी इस लड़ाई में, इस मुठभेड़ में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि कितने सारे बैचेज एक बिहार रेजिमेंट के आदमी के ऊपर सजा हुआ है, और इससे भी ज़्यादा, ये तो कम है, मिनिमम है, ठीक है, 7-8 और भी सजे हुए होते हैं।
तो आई होप आपको पता चला होगा बिहार रेजिमेंट की जो भी पराक्रम गाथा है, किस तरह से हिस्ट्री रही, क्या कंट्रीब्यूशन रहा, किस तरह से इनकी शुरुआत हुई। ठीक है, 1941 में इनिशिएशन हुआ। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि जो बिहार रेजिमेंट की बेसिकली जो अगर हिस्ट्री आप देखेंगे तो इस 1941 से पहले जाती है। इवन 1895 जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का गठन हुआ था उससे भी पहले जाती है, जब रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी करने वाले थे 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी से पहले उन्होंने बेसिकली 34th सिपाही बटालियन का एक गठन किया था, जिसमें उन्होंने भोजपुर के लोगों को रिक्रूट किया था। मैं पूरी तरह से बता रहा हूँ क्लियरली, भोजपुर के ज़्यादातर लोगों को उस 34th सिपाही बटालियन में भर्ती किया था, जिसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। और उसके बाद उस बटालियन में फिर बक्सर, रोहतास और कैमूर, यानी जो शाहाबाद का पूरा एरिया था, ठीक है, उस एरिया से उस बटालियन में लोगों को रिक्रूट किया लॉर्ड क्लाइव ने। ठीक है, इनके पराक्रम को देखते हुए मीर कासिम, जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी, वो भी बेसिकली इम्प्रेस थे कि किस तरह से ये शाहाबाद के एरिया के लोग, बिहार के एरिया के लोग, भोजपुर के एरिया के लोग किस तरह से अपने पराक्रम का परिचय देते हैं और किस तरह से वो लड़ाई लड़ते हैं। तो उसके बाद फिर से बंगाल आर्मी का गठन हुआ, ठीक है, जिसमें जो बिहारी राजपूत, ठीक है, पठान सोल्जर्स, लाल पलटन बटालियन बोलते थे उसको। तो इन सारे लोगों को मिला करके एक पुरबैयास बोलते थे हम लोग, जो भी सेना होती थी उनको पुरबैयास बोलते थे बंगाल आर्मी के अंदर। जैसे अभी मैं बताया ना 5th बटालियन, 7th बटालियन, 8th बटालियन, तो उस समय पुरबैयास बटालियन बोला जाता था या फिर लाल पलटन बटालियन बोला जाता था, जो लोग इधर के एरिया के हुआ करते थे। तो ये काफ़ी पहले की बात हुई, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के गठन से पहले की। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी कि कहाँ से शुरुआत रही, किस तरह से बिहार रेजिमेंट का शुरुआत हुआ और किस तरह से बिहार रेजिमेंट ने हर वक्त अपने पराक्रम का परिचय दिया है। तो आई होप आपको लेक्चर ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।